बच्चों लोग इस सेशन में लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेम रिएक्शन, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो नेम रिएक्शन से क्या होता है कि बोर्ड में डायरेक्ट जो होता है ऑर्गेनिक का जो वेटेज है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के अराउंड का है, और देखोगे तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में नेम रिएक्शंस के ही थ्रू ऑलमोस्ट 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन नेम रिएक्शन बेस से आ जाता है। मतलब 20 मार्क्स का वेटेज, अगर जब वेटेज हम देखते हैं तो आउट ऑफ 20 मार्क्स बोर्ड्स में 5 से 10 मार्क्स का रेंज का जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली इससे ही लिंक हो जाता है। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो नेम रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, अराउंड 20 के आसपास नेम रिएक्शन होगा, तो उसको हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला नेम रिएक्शन जो है उसको बोला गया गटरमैन रिएक्शंस, गटरमैन रिएक्शंस। ठीक है, तो गटरमैन रिएक्शन में बोला गया है कि बीडीसी मतलब बेंजीन पे N2 प्लस Cl, यानी यहाँ पे है BDC मतलब बेंजीन पे N2 Cl। इसमें डालते हैं हम लोग Cu प्लस HCl तो बनता है क्लोरोबेंजीन। अगर हम ऐड करेंगे इसमें Cu प्लस HBr तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसको रखा गया है गटरमैन रिएक्शन में। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, तो आपका जिसमें कॉपर जो है, कॉपर का जीरो स्टेट, यानी कॉपर जो मेटल है उसको आप यूज कर रहे हो एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, अगला रिएक्शन है सैनमेरेशन। तो सैनमेरेशन में ध्यान देना, जब BDCl को हम ट्रीट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 प्लस HCl एंड Cu2Cl2 प्लस HBr। ठीक है, तो Cu2Cl2 प्लस HCl एंड Cu2Cl2 प्लस HBr। ठीक, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। सैनमेरेशन में ध्यान देना, सैनमेरेशन में आपका जो कॉपर का जो +1 स्टेट है, कॉपर का +1 स्टेट को हम लेते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो गटरमैन एंड सैनमेर में डिफरेंस क्या होता है, गटरमैन में कॉपर मेटल को लेते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, और सैनमेर में लेते हैं कॉपर का +1 स्टेट होता है एज ए कैटलिस्ट। इसमें एक और रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है सैनमेर के अंदर। इसमें डाल सकते हैं आप CuCN प्लस KCN या फिर HCN। इसको डालने से बनता है आपका साइनोबेंजीन। क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। तो ये भी आपका सैनमेरेशन का ही पार्ट है, ये भी आपका सैनमेरेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, CuCN प्लस KCN या फिर HCN। ठीक है, तो इस समय ध्यान देना, इन सारे केसेस में क्या है, कॉपर का +1 स्टेट को लिया गया है कैटलिस्ट के फॉर्म में। अब ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सैनमेर और गटरमैन में बेटर इल्ड किसका होता है, तो बोलोगे सैनमेर हैव बेटर बेटर इल्ड एज कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन और सैनमेर में जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सैनमेर का इल्ड होता है क्या होता है, बेटर होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। ये रहा ऑल अबाउट सैनमेर रिएक्शन। अगला एक होता है इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में ध्यान देना, इटार्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है टॉल्यून। बेंजीन पे लगा CH3, इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम में टॉल्यून। ठीक है, और इसका रिएजेंट होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, CrO2Cl2, और इसमें जो CH2 होता है, CH2 होता है सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड का काम होता है एज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करना, उसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है कि जब भी आप ट्रीट करते हो टॉल्यून को इस सिस्टम के साथ, तो आपका बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो उसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये बेंजीनिंग होगा, यहाँ पे आपका कार्बन में एक H रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्सीजन क्रोमियम। ठीक है, Cl2OH
और सेम चीज़ यहाँ, यानी दो ऐसा दो चीज़ लिंक रहेगा, सेम चीज़ के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरीके से। इसको ऐसे, इसको शॉर्टकट में आप दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, ओ सी आर Cl2 OH का हॉल ट्वाइस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बीच के स्टेप में ये फॉर्म करता है। एनसेट में चीज लिखा हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन कभी कभी क्या करेगा, इसको ए बोल देगा, इसको बोल देगा बी बनता है, और इसको बोल देगा सी बनता है। तो क्या होता है कि ए और सी तो याद करना बहुत आसान है ना, बी बोलेगा व्हाट इज द बी। तो अगर आपको बी याद नहीं है तो आप टिक नहीं मार पाओगे, इसलिए बीच का जो इंटरमीडिएट फॉर्म कर आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। एनसेट का इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना है। अब ध्यान देना, ये जो बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है, ये आपके ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये आपका ये ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। बस में आ रहा है, तो ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्रोमियम का बॉन्ड टूटेगा, क्रोमियम का बॉन्ड टूटेगा तो ओ के पास क्या अटैच करेंगे, तो ओ के साथ एच अटैच करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो आपके सी एच वाले पोजिशन पे यहाँ भी ओ एच होगा, यहाँ भी ओ एच होगा। आपको पता है कि किसी भी कारण पे अगर दो ओ एच होता तो क्या होता, अनस्टेबल होता है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप क्या करोगे, वाटर निकाल देना, यहाँ से आपको वाटर निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा अल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका, अल्डिहाइड, ठीक है। अब आपको बोर्ड्स में क्या करना है, बोर्ड्स में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स में क्या करना है, यानी आप सीएससी बोर्ड में है तो आप क्या करना, दोनों स्टेप को एक साथ क्लब कर देना। यानी आप ऐसा लिख देना, आप ऐसा लिखोगे कि टॉल्यून है, टॉल्यून में अगर हम डालते हैं सी एस में डालते हैं CrO2Cl2, तो फर्स्ट स्टेप में डाल दिए CrO2Cl2 एंड CH2 के सॉल्वेंट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या हो गया, H+H2। तो दोनों स्टेप को एक साथ क्लब कर दो और डायरेक्टली आंसर बता देना, डायरेक्टली आंसर बता देना। तो बोर्ड्स में आप ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीच वाला जो इंटरमीडिएट लिखने का बोर्ड्स के लिए जरूरत नहीं होता है, ये ध्यान देना। तो ये रहेगा आपका इटारेशन में, चलो ठीक। नेक्स्ट ध्यान में चलो, अगला रेशनो के पास है री राइमन टाइमन रेशन, रीमर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको चेंज करना आप लोगों का है। यहाँ REIMER होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ई कर दो और आर कर दो, ठीक रहेगा। राइमर टाइमन रेशन, रिमर टिमरेशन बोलते हैं इसको, रिमर टिमरेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेमरेशन होता है। इसका रिएटेंट क्या होता है, तो रिएटेंट होता है फिनॉल, ठीक है। रिएटेंट क्या होता है, फिनॉल। ना फिनॉल में हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक मीडियम यानी OH माइनस। तो पहले बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा जो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, तो बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ठीक है। तो O माइनस Na प्लस एन, यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन में CH Cl जुड़ जाता है। अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होता है, आपका जो Cl का बॉन्ड है क्या होगा, टूट जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो दोनों बॉन्ड टूट गया। अब दोनों बॉन्ड टूट गया तो हटा के क्या लगा देंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH लग जाएगा, यानी हाइड्रोलाइसिस के बाद, अभी नहीं, हम आगे का बात कर रहे हैं कि जब ये स्टेप होगा तो यहाँ का दोनों सील हटा के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और ऊपर का जो नेगेटिव यहाँ पे वहाँ भी H लग जाता है, अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा। एसिडिफिकेशन करने पे जो ऊपर का O नेगेटिव है वहाँ भी H लगा दोगे आप, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH लग गया, ठीक। यहाँ से क्या करना, वाटर निकाल देना, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। यानी आपका ऑर्थो पोजीशन में क्या लग गया, CH लग गया, ठीक है। यानी किसके रिएक्शन किसके साथ होगा, चलो फिनॉल में जब भी डालते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, एंड बाद में उसको एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बन जाएगा ये, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, जैसे कॉमन नाम मैं लिख दे रहा हूँ, कॉमन नाम क्या होता है ध्यान देना। इस कंपाउंड को बोलते हैं
सल सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड, इसका याद रखना, ठीक है। इसका कॉमन नंबर आएगा। अगर आपको बोर्ड्स में लिखना है तो क्या करना है, इतना स्टेप में दिखाना, बस क्या करना है, फिनॉल में डालना, क्या करना, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, इन सेकंड स्टेप होगा हाइड्रोलाइसिस, डायरेक्टली आप दिखा देना, ठीक है। बीच का इंटरमीडिएट ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं आपके स्कूल के एग्जाम में, बट स्टेप को दिखाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेप एक साथ दिखाया हुआ है, तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका ध्यान ना, अगला रिलेशन आपके एंचर में दिया हुआ है, एंचर में दिया हुआ है, तो गिवन इन एनसीईआरटी, बट नाम नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, वेरिएशन लिखा हुआ है, बट नेम इज नॉट, बट नेम इज नॉट मेंशन, ठीक है। तो इसका नाम मैं बता रहा हूँ, देखो जब भी BDC में डालते हो, BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डालते हैं हम लोग HF प्लस BF3, तो ये क्या करता है, आपका N2 से हटा के उसमें F लगा देगा, क्या लगा देगा, F लगा देगा, ये हो जाएगा। इसको बोला गया है बाल्ज स्कीमन रिएक्शन, इसको बोला गया है बाल्ज स्कीमन स्कीमन रिएक्शन, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन, ठीक है। तो BDC में डालते हैं HF प्लस BF3, तो बनता है फ्लोरोबेंजीन, नाम क्या बोला बच्चों इसको, बाल्ज, यहाँ पे जेड है, ये जेड है, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन, ठीक है। अगला रिएक्शन कोल्बे है, कोल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, कोल्बे रिएक्शन का स्टार्टिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है जी, तो होता है फिनॉल, फिनॉल में डालते हैं CO2 प्लस NaOH, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है CO2 होता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसमें पहले बनता है बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा OHCO माइनस पे, और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे H जोड़ के बन जाएगा सैलिसाइक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। इसको बोला गया है सैलिसाइक्लिक एसिड, यानी ऑर्थो पे, यानी फिनॉल जो OH है उसको ऑर्थो पोजिशन में COH हम जोड़ दिए, ठीक है। तो ये होगा कोलबरेशन, तो कोलबरेशन ये इतना ही में खत्म हो जाएगा, इतना पार्ट ही कोलबरेशन का पार्ट है, ठीक है। इसको और वन स्टेप में दिखाना हो तो क्या लिखोगे, दोनों स्टेप का जो रिएजेंट्स उसको एक साथ दिखा देना, जैसे बोल लिखोगे NaOH CO2 H प्लस H2O, तो रिएक्शन एक बार में हो जाएगा, मतलब एक बार इसको दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो आपके NCERT में या फिर आपके कॉम्पिटिशन 12 पूछता है, तो करता क्या है, तो आप लोगों में पढ़ा चुका हूँ कि जब भी आपके पास अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल में डालते हैं हम लोग AC2O, AC2 का काम क्या होता है जी, AC2 का काम होता है कि अल्कोहल का H हटा के उसके पास ऐड करते हैं हम लोग COCH को ऐड करते हैं, इस ग्रुप को हम ऐड करते हैं, यानी इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन प्रोसेस, बोलते हैं हम लोग, एसिटाइलेशन प्रोसेस। तो अल्कोहल में AC2 डालेंगे या फिर डालेंगे CH3COCl, तो दोनों क्या करता है, उसके H को हटा के क्या लगा देगा, CH3CO लगा देगा, यानी एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है। तो सिमिलरली आपके सैलिसाइक्लिक एसिड में जो फिनॉल का जो OH है उसमें ये अल्कोहल की तरह ऐड कर रहा है, तो यहाँ अगर इसको हम डालते हैं, इसमें AC2 ऐड करेंगे या फिर CH3COCl ऐड करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, तो होगा क्या, यहाँ का जो H है उसको हटा दो, इसको हटा दो, तो H को हटा दो, जो फिनॉल का जो OH है उसका H हटा दो, और O से क्या लिंक कर दोगे, तो O से लिंक कर दोगे COCH3 लिंक हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, वही नीचे बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब ये मॉलिक्यूल जो बना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है एस्पाइरिन। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा जो पेन किलर्स होता है, पेन किलर्स उसमें एस्पाइरिन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि पेन को घटाता है, तो जब भी बॉडी में पेन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कंपोजिशन में इसका पार्ट मौजूद रहता है। बहुत सारे ड्रग्स में देखोगे जो पेन को कम करता है उसमें एस्पाइरिन का यूज किया जाता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ देगा, इसको बोल देगा A, इसको बोल देगा B, इसको बोल देगा C, बोलेगा ABC पहचानो,
ठीक है। तो एस्पायरिन का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है आपके नीट एग्जाम में। तो नीट में या ये जो आपका जो चेन रिएक्शन दिया हुआ है, यानी जो सीरीज का रिएक्शन दिया हुआ है, आपके जेईई में भी आ चुका है। ठीक है, तो कोलवेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलवेरिएशन बस यहाँ तक था, आपको ध्यान देना है। कोलवेरिएशन का मतलब बस यहाँ तक है, ये हो गया आपका कोलवेरिएशन ऊपर तक। नीचे जो एक्स्ट्रा हम पॉइंट ऐड किए कोलवेरिएशन का पार्ट नहीं है, वो बस चूंकि ये सीरीज में 12 पूछा जाता है तो क्वेश्चन उसको इजी समझाने के लिए वो बस यहाँ मैं ऐड कर दिया हूँ। तो एस्पायरिन फॉर्मेशन कोलवेरिएशन का पार्ट नहीं है, बस सैलिसाइक्लिक एसिड तक जो फॉर्मेशन है वही आपके कोलवेरिएशन का पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये रहेगा ऑल अबाउट बच्चों लोग कोलवेरिएशन। सर हाँ बोलो बच्चा। सर एक कंफ्यूजन होता है हमेशा कि कहाँ पे सैलिसिक एल्डिहाइड बनेगा, कहाँ पे सैलिसिक एसिड और कहाँ पे सैलॉल बनता है, ये हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। एक सेकंड बच्चा, देखो सैलिसाइक्लिक एसिड, देखो जब भी NaOH, देखो फिनॉल के साथ अगर आपके साथ CO2 के साथ NaOH दिया रहेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि आपको बनाना है सैलिसाइक्लिक एसिड। अगर यहाँ पे NaOH के साथ जो दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना क्लोरोफॉर्म दिया रहेगा, ठीक है, तो उस केस में बनेगा आपका सैलिसल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, मतलब देखो NCERT में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हो, ज़्यादा कॉम ये घुमाएगा नहीं। तो NCERT को फोकस करें तो ये 2 बनेगा। जो थर्ड जो बता रहा हो, थर्ड थर्ड का जो है थर्ड नंबर NCERT में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसका आपको फोकस नहीं करना है, मतलब NCERT पे जब तक हम लोग स्टिक कर रहे हैं तब तक बाहर का चीज़ फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप थर्ड बोल रहे हो वो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है। मे बी आपके कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के AITS में भी पूछ सकता है, बट वो नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको बस देखना है कि NH का CO2 रहेगा, मतलब कोलबे करके सैलिसाइलिक एसिड चले जाओगे, और अगर क्लोरोफॉर्म दिया रहेगा तो सैलिसल्डिहाइड तक चले जाना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूँ, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि रीमर टीमर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है मैं पहले बता भी चुका हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका DCC बनता है। DCC मतलब होता है डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो DCC फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो डाइक्लोरोकार्बिन है यही इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। DCC का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो चलो अगला नेम रिएक्शन है गटरमैन इन को-सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसमें क्या करते हैं, इसका रिएजेंट होता है आपका बेंजीन, इसको जो रिएजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, और इसमें कैटलिस्ट होता है Al3NCOCl, एक होता है कैटलिस्ट। तो रिएजेंट हो गया CO प्लस HCl, और इसमें Al3COCl डालते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। उसमें होता क्या है कि आपका सिंगल स्टेप में क्या होता है कि आपके बेंजीन रिंग में CHO ऐड कर देना, CHO ऐड कर देना। ठीक है, तो सिंगल स्टेप में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जाने का तरीका होता है, इसको इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तेरा ऑल अबाउट गटरमैन को-सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है डाईएजिटाइजेशन प्रोसेस। तो जब भी आप एनिलीन में, इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो जब भी एनिलीन में हम ऐड करते हैं Na2 प्लस HCl तो वो बनता है BDC। तो यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाईएजिटाइजेशन प्रोसेस। अब ध्यान देना, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, यहाँ से नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे इसे कारण यहाँ पे जो है एक जो सिस्टम है वो पीडीसी का फुल फॉर्म होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ड्यू टू रेजोनेंस CN बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इससे क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से N2 जो यहाँ स्टेबल रहता है। ठीक है, इसको एक तरीके से हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि N2 बॉन्ड अगर आप तोड़ते हो तो यहाँ पे कटायन जो बनेगा, कटायन बनेगा हाईली अनस्टेबल। कटायन कहाँ बना है, डबल बॉन्ड के ऊपर बन रहा, तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, जो कि बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए BDC यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल रहता है, ब्रेक नहीं करता है। तो BDC का जो फॉर्मेशन है उसी को बोला गया है डाईएजिटाइजेशन प्रोसेस।
अब ध्यान देना, ये तो बन गया एनिलीन के थ्रू। अगर आपके पास प्राइमरी एमीन होगा और सिंपल एलिफेटिक एमीन्स होगा, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स, तो यहाँ पे अगर आप डालोगे इसको Na2+Hcl को, तो पहले बनेगा Rn2+, बट यहाँ पे चूंकि R पे प्लस बन सकता है तो यहाँ पे N2 बाहर निकल जाता है और अब क्या बनता है, R+ बनता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, वाटर होता है सॉल्वेंट, तो वाटर डालने से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और अगर वाटर नहीं है तो क्या होगा, तो सिस्टम में क्लोरीन रहेगा इसके कारण, तो कुछ अमाउंट तक क्या होगा, सील माइनस अटैक करके बनाएगा क्लोरो हालाइड, यानी आर सील बनेगा। ठीक है, अगर सिस्टम में अल्कोहल दिया रहेगा, आरओएच दिया रहेगा, आरओएच क्या होगा, इस R+ से जुड़ के ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है, बस हीटिंग कर देंगे तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो कब बनेगा, जब एलिफेटिक प्राइमरी मीन होगा तो ये सारा पॉसिबिलिटी होगा। जब एलिफेटिक प्राइमरी मीन होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, ये सारा पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, आपको एग्जांपल देकर मैं समझा देता हूँ मेरा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा डाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपली क्या करना, आप ऊपर वाले जी एग्जांपल को लेकर चल जाना, इस एग्जांपल को लेकर चल जाना। ठीक है, अब ध्यान ना, एलिफेटिक अमीन का कुछ क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर मानते हैं कि हमारे पास अमीन ऐसा है, और इसमें डालेंगे Na2+HCl, तो पहले क्या बोलेगा, पहले इसमें बनेगा CH3 CH2 CH2 और N2+ बनेगा। क्योंकि यहाँ पे N2 गैस निकल सकता है तो क्या होगा, इससे ब्रेक होके बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो कटायन रीअरेंज हो सकता है, तो कटायन का रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज हो के कटायन क्या होगा, बीच में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बन गया ऐसा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, वाटर होता है सॉल्वेंट, तो कुछ नहीं भी दिया रहेगा तो वाटर रहेगा, तो वाटर रहने से क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा अल्कोहल। जहाँ पर कटायन है वहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। वाटर कुछ अमाउंट तक, जो कि सीएल सिस्टम में है, तो सीएल है तो क्या बनेगा, सिस्टम में कुछ हद तक सीएल बनेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं सिस्टम में वाटर के बदले कोई अल्कोहल हो गया, तो कोई अल्कोहल में डाल दें ROH, तो ROH का ध्यान देना, यहाँ जो O का लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस कटायन पे, तो अल्टीमेटली सिस्टम में OR जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर इनसे में कुछ ना हो के हीटिंग कर दें, तो हीटिंग करने से क्या होता है जी, तो हीटिंग करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे अल्किन बन जाएगा, यहाँ पे अल्किन बन जाएगा। तो ये सारा पॉसिबिलिटीज में हो सकता है, ये सारा पॉसिबिलिटीज में हो सकता है। ठीक है, ये रहा ऑल अबाउट डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ना कभी कभी बोले कब आपका N2 गैस नहीं निकलेगा, तो N2 गैस कब नहीं निकलता जी, तो यहाँ पे बेंजीन था उसमें N2 गैस नहीं निकला, यहाँ पे N2 गैस यहाँ पे स्टेबल है, निकल नहीं रहा है। सिमिलरली अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कुछ लेते हैं अमीन, तो अगर ऐसा कुछ अमीन हम लेंगे, इसमें जब Na2+HCl जब हम ऐड करते हैं तो बनता है N2+। अभी फर्दर बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, क्योंकि तोड़ने पे क्या हो, जो कटायन बनेगा, कटायन क्या हो, अनस्टेबल। जब भी कटायन अनस्टेबल बनेगा उस केस में डाइजेशन प्रोसेस के बाद बॉन्ड ब्रेक करके N2 गैस नहीं निकलता है, बॉन्ड ब्रेक के N2 गैस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो N2 गैस इज नॉट इवॉल्व, कब इवॉल्व नहीं करेगा, जब कटायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ध्यान ना, जब भी गैस कोई निकलता है सिस्टम से ना, सॉल्यूशन से, तो इफोबेसेंस प्रोड्यूस करता है, पानी का बाउल प्रोड्यूस करेगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में इफोबेसेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ध्यान ना, अगर ऐसा कुछ केस दिया हो जहाँ पे अनस्टेबल कटायन फॉर्म कर रहा है, उस केस में इफोबेसेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, उस केस में N2 गैस इवॉल्व नहीं करेगा। तो जहाँ जहाँ कटायन अनस्टेबल होगा वहाँ पे आपका इफोबेसेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अगला ध्यान बच्चों लोग, तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास कपलिंग रिएक्शन। क्या है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में बोला क्या गया है कि आपको पता होना चाहिए BDC क्या होता है। तो BDC जानना, BDC का दो फॉर्म पॉसिबल है, तो यहाँ ऊपर ड्रॉ किया हुआ है।
बीडीसी का ये जो पहला फॉर्म मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे इन पे जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो कैसा बनेगा। तो ध्यान इसमें क्या है, इसमें फिगर स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या है आपका ऑक्टेट क्या पूरा है, ठीक है। तो राइट वाला फिगर बेटर है क्योंकि इसमें स्टेबल है, ऑक्टेट क्या पूरा है। जो लेफ्ट वाला फिगर है उसमें इस पॉइंट पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। यहाँ जो है यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है पूरा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ये फॉर्म है बीडीसी का ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। यानी अगर बोलते हैं कि बीडीसी इलेक्ट्रोफाइल कब होगा तो अपने इस फिगर में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो बोला गया बीडीसी जब वीक एंड बल्कि इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बीडीसी का साइज क्या होता है लार्ज होता है। बीडीसी जब वीक एंड बल्कि इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर इसको रिएक्शन करना है इट रिक्वायर एक्टिवेटेड रिंग टू रेट। तो इसके लिए रिएक्शन करने के लिए आपका रिंग एक्टिवेटेड होना बहुत जरूरी है। आपका रिंग एक्टिवेटेड होना बहुत जरूरी है। एक्टिवेटेड का मतलब रिंग में प्लस एम ग्रुप होना चाहिए, रिंग में प्लस एम ग्रुप होना चाहिए। तो मान लेते हैं कपलिंग के अंदर क्या होता है कि फेनॉल में डालते हैं बीडीसी, तो फेनॉल क्या होता है प्लस एम ग्रुप होता है। पीएच को मेंटेन करते हैं 9 से 10, तो 9 से 10 पीएच पे आपका फेनॉल का जो OH का जो पोर्शन है वो भी हट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा चार्ज नेगेटिव। तो इसका जो ऑर्थेन पारा पोजिशन है और ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, और ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, अब चूंकि बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है बीडीसी तो पारा पोजिशन में अटैक करेगा और ऐसा एक डाई बनाता है, इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई, ठीक। सिमिलरली अगर एनिलीन में डालते हैं अगर बीडीसी को तो इसमें भी क्या होगा पारा पोजिशन एक्टिवेट करेंगे और यहाँ एडिशन होगा आपके पारा पोजिशन में, तो ये बनता है आपका येलो डाई, ठीक है, येलो डाई। तो एट बेसिक पीएच आपका फिनॉल का रिएक्शन होता है, क्यों कि फिनॉल बेसिक पीएच में बनता है फिनॉक्साइड आयन में, इसका इसका प्लसन पावर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है, जो कि आपके रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, जो कि आपके रिएक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो ध्यान देना आपका कपलिंग रिएक्शन का जो पीएच 9 से 10 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है जे एडवांस में। आपको याद होना चाहिए कि जब भी कपलिंग यानी जो डाई फॉर्मेशन करते हैं और फिनॉल ग्रुप रहेगा सिस्टम में, तो इस रिएक्शन का पीएच होता है ना स्लाइटली बेसिक, ठीक है। इससे क्या होता है रिंग का जो प्लसन पावर है इनहांस कर जाता है, रिंग का जो प्लसन पावर है वो इनहांस कर जाता है, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलो हम लोग सीखेंगे एक एक नेम रिएक्शन है शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन का जो नाम है ना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। रिएक्शन दिया हुआ है बट नाम नहीं दिया हुआ है। नेम इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आपको जो रिएक्शन है वो दिया हुआ है। रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है, रिएक्शन इज गिवन। तो हम लोग क्या करते हैं जब भी हमारे एनिलीन है तो उसमें डालते हैं हम लोग इस कंपाउंड को, तो क्या होता है यहाँ का जो सील हटेगा और यहाँ का एच हटेगा और जुड़ जाएगा। सिमिलरली फिनॉल में डालते हैं इस कंपाउंड को, तो क्या होगा यहाँ से कंपाउंड यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे रहेगा RCNH2 प्लस CH3COCl, तो क्या होगा यहाँ से सील हटेगा यहाँ से एच हटेगा ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी में डालेंगे Ac2 तो क्या होगा यहाँ से एच हटा के आप इसको जोड़ दोगे यहाँ पे इसको ऐसे बना दोगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, बात समझ में। तो यहाँ देखोगे जो इसी को बोला गया शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। तो नॉर्मली क्या होता है इसको बोलते हैं लोग बेंजोलेशन, यानी इस ग्रुप का एडिशन, इसको बोला गया है शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट नेम रिएक्शन आपके पास है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन? तो ध्यान ना जब भी RX में हम डालते हैं AgF, यहाँ पे एक SN2 प्रोसेस से रिएक्शन ऑकर करेगा और X को हटा के आपको F को लगा देना है, ठीक है। इसको बोला गया है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इस प्रोसेस में आपका जो मैकेनिज्म है SN2 से हो रहा है, तो SN2 से जब भी मैकेनिज्म होता है
हम लोग आगे सीखेंगे कि SN2 से जो मैग्नीशियम होता है उसमें कैटायन फॉर्म नहीं करता है। यहाँ लिखा हुआ इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैटायन इज नॉट फॉर्म, यानी कैटायन फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, अब रिएक्शन कब, एक इस रिएक्शन में आपका जो हैलोजन है क्या क्या हो सकता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, समझा ना। तो एरिएशन कब मत नहीं करोगे, तो जब भी डबल बॉन्ड से लिंक हैलोजन होगा, ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हैलोजन होगा, ब्रिजेस से लिंक हैलोजन होगा, इन सब केसेस में आपको रिएक्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, सी और एक्स का जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं। तो पहले दूसरे केस में क्या होता है कि सी एस का बॉन्ड जो है वो अक्वायर कर लेता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, इसलिए बॉन्ड टूटेगा नहीं। लास्ट केस में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ब्रेजर पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं sp2 स्टेट अक्वायर नहीं करता है, तो डू नॉट अक्वायर sp2 स्टेट। ठीक है, SN2 प्रोसेस में कहीं ना कहीं sp2 स्टेट बनता है, तो आपका ये प्रोसेस sp2 स्टेट को अक्वायर नहीं करेगा। तो sp2 स्टेट अक्वायर नहीं करेगा मतलब आगे रिएक्शन आगे नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिया आप लोगों, चलो CH3Cl प्लस AgF क्या बनेगा, तो Cl हटा के F लगा दिया। CH3Br में क्या होगा, F लगा देना। CH3CH2I में क्या होगा, F लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे अगर हेलोजन दिया रहेगा तो सिंपल सा चीज AgF क्या करेगा, हेलोजन को हटा के F लगा देगा। ठीक, तो ये रहेगा बच्चों ऑल अबाउट स्वार्ट्स रिएक्शन, ऑल अबाउट स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी कुछ रिएक्शन कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 रिएक्शन लोग कवर कर लिए। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ रिएक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।